हैं अगर तुम्हें ब्लैंक मैप से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो सबके ब्लैंक मैप भी पीडीएफ इमेज में डले हुए हैं, ठीक है। तुम जाओगे स्टडी मटेरियल में इमेज में जाओगे तो ब्लैंक मैप और ये मैप दोनों ही मैप डले हुए हैं, ठीक है। ब्लैंक मैप इसलिए डाले हैं ताकि प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। चलिए, तो ये जो तुम देख रहे हो ये है तुम्हारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के एक एक देश तुम्हें थोड़ी देर बाद याद होंगे, ठीक है। चलिए, तो चालू करते हैं साउथ अमेरिका में, ठीक है। चलो, तो साउथ अमेरिका में सबसे पहले हम जिस देश की बात करेंगे वो है तुम्हारा ब्राजील की, ठीक है। वो कौन सा है? ब्राजील। इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ब्राजील, ठीक है। ब्राजील की अगर मैं बात करूं तो ब्राजील जो है कुछ चीजों के लिए फेमस है। पहला, ब्राजील में बहुत घने जंगल है, ठीक है। यहाँ पर एक नदी है, अमेजन नदी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझना। कल जिसने सुबह के समय यानी कि एमपीपीएससी की क्लास में जिसने इक्वेटर पढ़ा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पढ़ा था, वो तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। जिन्होंने एमपीपीएससी की क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं उन्हें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जिन्हें नहीं है उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो मैं बहुत ज्यादा डीप में ना जाकर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरिटी में कुछ चीजें समझाऊंगा ताकि तुम्हें चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए और मजा आए, ठीक है। मैं बहुत डीपेस्ट यहाँ पर नॉलेज नहीं दूंगा इन क्लासेस में। मैं वो नॉलेज दूंगा जो कि सबके समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर मैं उस नॉलेज से बचूंगा। हाँ, चीजों को डीप में पढ़ेंगे हम एमपीपीएससी वाली क्लासेस में, ठीक है जी। बहुत ज्यादा डीप में पढ़ेंगे अपन उधर खोद खोद के। हाँ, यहाँ पर देखो जरा, ये ये मैप दिख रहा है, ये आपकी दुनिया है ना। यहाँ पर तीन लाइनें तुम्हें दिखाई दे रही होंगी, तीन लाइनें दिखाई दे रही होंगी। ये जो बीच की लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन का नाम है, इस लाइन का नाम है आपका इक्वेटर, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है इक्वेटर, ठीक है, जिसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। वेरी गुड। जो सुबह वाली क्लासेस के हैं उन्हें बहुत अच्छे से सारी चीजें पता होंगी कि ये इक्वेटर है, कैसे है, क्या है, ठीक है। ये है आपका इक्वेटर। ये वाली जो लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन का क्या नाम है? जो सुबह क्लास ले रहे हो बताओ। ये वाली ऊपर वाली लाइन का नाम क्या है? ऊपर वाली लाइन का नाम क्या है? ठीक है, ऊपर वाली लाइन का नाम क्या है? जल्दी बताओ। वेरी गुड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं कर्क रेखा, इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और नीचे वाली लाइन का नाम होता है ये, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। ये दुनिया में ये तीन लाइनें बहुत मायने रखती हैं आपकी ठंडी, गर्मी, बारिश के लिए, ठीक है। अब ये कैसे रखती हैं वो हम कभी और देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो हमें सिर्फ ये चीजें देखना है कि आखिर ब्राजील और ये दक्षिण अमेरिका का क्या संबंध है। ध्यान से देखना कि अगर इस दक्षिण अमेरिका की बात करूं तो इस दक्षिण अमेरिका में दो लाइनें गुजरी हैं। एक ये वाली लाइन, ठीक है, और एक ये वाली लाइन, है ना। ये दो लाइनें यहाँ पर गुजरी हुई है, एक तो ये वाली और ये वाली, यानी कि दो लाइनों में इक्वेटर गुजरी हुई है दक्षिण अमेरिका से, और दूसरी गुजरी हुई है तुम्हारी कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, या जिसे हिंदी में मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मकर। और इक्वेटर को कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। कौन सी? भूमध्य रेखा। तो दो लाइनें गुजरी हैं, इक्वेटर गुजरी हुई है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजरी हुई है। और तुम ध्यान दोगे तो ये दोनों लाइनें ब्राजील से भी गुजरी हुई है, ठीक है। और देशों से तो गुजरी है, ब्राजील से भी गुजरी है। अब इन लाइनों के गुजरने की का महत्व क्या है वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो समझना, इक्वेटर पर सूरज साल में दो बार आता है। इक्वेटर पर सूरज जो है साल में दो बार आता है का मतलब मैं बड़ी सिंपल सी भाषा में बताऊंगा कि इक्वेटर ऐसी लाइन है जहां पर सूरज की साल में दो बार बिल्कुल सीधी रोशनी पड़ती है, इसके ऊपर बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर सूरज चमकता है, ठीक है। और जहां सूरज ज्यादा आएगा वहां पर गर्मी भयानक ज्यादा होगी, बहुत ही ज्यादा होगी गर्मी।
ठीक है। हमारे यहाँ पर यानी कि इंडिया, ये इंडिया से गुजरी हुई है सिर्फ एक ही लाइन, कौन सी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो सूरज यहाँ पर एक ही बार आता है साल में, ठीक है, और एक बार आता है तो इसलिए यहाँ पर गर्मी एक ही बार पड़ती है। जहां सूरज साल में 2 बार आएगा वहां पर गर्मी साल भर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमेशा सूरज जो है वो इसी के आसपास मंडराएगा। सूरज इस लाइन से कभी ऊपर नहीं जाता, इस लाइन से कभी नीचे नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ सूरज साल में 2 बार आता है, उसकी भी डेट फिक्स है 21 से 22 मार्च और 23 सितंबर। 21 से 22 मार्च और 23 सितंबर को सूरज यहाँ बिल्कुल चमचमाता है इसके ऊपर, इसलिए इस क्षेत्र में साल भर गर्मी पड़ती है, साल भर गर्मी। ठीक है, अब समझना जरा इस चीज को, इस क्षेत्र में साल भर गर्मी पड़ती है। तो सुबह की क्लासेस में मैंने बताया भी था इन चीजों के बारे में कि पानी और वायु का कॉन्सेप्ट। यहाँ मैं वो सारी चीजों डिटेल में नहीं बता रहा, सिर्फ सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ। क्या पहली चीज तो तुम्हें ये समझना है सिंपल सी भाषा में कि यहाँ सूरज जो है वो साल में 2 बार आता है। ठीक है, इस लाइन पर सूरज जो है वो साल में 2 बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक बार सूरज साल में 2 बार यहाँ आएगा और साल में एक बार सूरज यहाँ पर आएगा। ठीक है, यानी ये वाला एरिया पूरे साल गर्म रहने वाला है। ठीक है, अब इसके आसपास है ये पानी, ये पूरा पानी है। ठीक है, तो जब सूरज यहाँ पर आता है तो इसके कारण से गर्मी बढ़ती है, और गर्मी बढ़ती है तो पानी भाप बन के ऊपर उठता है, और जब पानी भाप बन बन के ऊपर जाता है तो ऊपर बनते हैं बादल। ठीक है, कंडेंसेशन एक प्रोसेस होती है जो साइंस में पढ़ेंगे। ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस में जो क्या होता है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ बादल बनते हैं और यहाँ बारिश होती है। तो ये वो रीजन है जहां पर साल भर बारिश होती है, ये इक्वेटर के आसपास का रीजन, इतना रीजन, ये वो रीजन है जहां साल भर बारिश होती है। ठीक है, अब साल भर बारिश होने के कारण से यहाँ बड़े घने जंगल हैं, इतने घने जंगल हैं कि इन घने जंगलों में तुम अगर घुस जाओ, ठीक है, इन घुस जाओ तो तुम वापस नहीं आ सकते। क्यों? उसके पीछे रीजन है, जंगलों में गुप्त अंधेरा है। गुप्त अंधेरा क्यों है? क्योंकि इन पेड़ों की हाइट इतनी ज्यादा हो जाती है, क्यों? घने एक तो बहुत ज्यादा डेंस है, डेंस होने के कारण हर पेड़ दूसरे पेड़ से ऊपर उठना चाहता है। क्यों उठना चाहता है? क्योंकि अगर वो नीचे रहेगा तो उसे सनलाइट नहीं मिलेगा। ये क्या बना लेते हैं, ये पेड़ बना लेते हैं कैनोपी। कैनोपी ऐसा छतरी जैसा, छतरी को कैनोपी कहते हैं। ठीक है, ये कैनोपी बना लेते हैं। अब कैनोपी बनाने के कारण से सूरज की रोशनी नीचे नहीं आ पाती, तो ये पेड़ को अगर सूरज की रोशनी चाहिए तो इसको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। तुम इमेजिन कर सकते हो इन पेड़ों की हाइट कितनी रहती होगी? इन पेड़ों की हाइट तुम अनुमान लगा सकते हो कितनी होती होगी? सोच के देखो। ठीक है, इन पेड़ों की हाइट होती है 80 मीटर तक। मीटर बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। 1 मीटर तुम जानते हो कि तुम्हारा पूरा एक हाथ और वो बाह तक, है ना? दूसरे हाथ की कहां तक? दूसरे हाथ के कंधे तक 1 मीटर होता है ना? ऐसे 80 मीटर, 80 मीटर बहुत ज्यादा हाइट होती है। ठीक है, 80 मीटर ऊंचे पेड़ होते हैं, ये 80 मीटर तक ऊंचाई होती है, इतने ऊंचे होते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ गुप्त अंधेरा रहेगा। नीचे की तरफ अगर तुम घुस गए इनमें तो बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि एक तो गुप्त अंधेरा है, दूसरा सबसे जहरीले सांप यही मिलेंगे। ठीक है, इन जंगलों में सांप भयानक मिलते हैं, सबसे ज्यादा जो सांप मिलेंगे, इसलिए इस देश का नाम ही सांपों का देश कहा जाता है। ठीक है, इतने ज्यादा सांप है, एनाकोंडा, ठीक है, जितने भी टाइप के सांप है वो आपको ब्राजील में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ब्राजील की क्या खास देखी? पहली चीज तो ब्राजील एक ऐसा शहर है जहां पर साल भर बारिश होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के पास है। ब्राजील एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा घने जंगल मिलेंगे, जिसे अमेजन के जंगल कहा जाता है। कौन से जंगल? अमेजन के जंगल कहा जाता है। तो ब्राजील एक ऐसा देश है जहां पर सबसे घने जंगल मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं। अब मैं ब्राजील निकाल लेता हूं। ठीक है, कितनी चीजें सबके समझ में आ रही हैं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अगर इसने में किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। कि ब्राजील के बारे में 2 चीजें तुमने देखी, इक्वेटर तुम्हें समझ में आया, जिसके समझ में नहीं आया हो वो मुझे बताए। ठीक है, इक्वेटर लाइन पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में है। ठीक है, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में जो लाइन है उसका नाम क्या है? इक्वेटर है। ठीक है, बिल्कुल बीचों में। तो यहां से गुजरी हुई है क्या? ब्राजील के यहां से हुई है आपकी इक्वेटर। ठीक है, और यहां से गुजरी हुई है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो
इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। तो यहाँ पर साल भर बारिश होती है ब्राजील वाले एरिया में, ये वाले एरिया में साल भर बारिश होती है। यहाँ घने जंगल तुमको मिलेंगे, बहुत घने जंगल, और इनमें सांप बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, इसलिए इन्हें सांप का देश कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नदी है, ठीक है, तुमने जो अमेजोन साइट का नाम सुना होगा, एक्चुअल में ये अमेजोन वर्ड आया कहाँ से? अमेजोन एक नदी का नाम है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? जो कि तुम्हारे ब्राजील में बहती है, ठीक है, ब्राजील में बहती है, और ये दुनिया की सबसे सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है कि नदी जो है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो नदी और नदी की ट्रिब्यूटरी नदियां भी होती हैं, क्योंकि नदियों में और भी नदियां आकर मिलती हैं, ठीक है। एक तो होती है मेन रिवर, ठीक है, एक होती है मुख्य नदी या मेन रिवर, और उसकी होती है सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरी रिवर, ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर होती है। तो ये ट्रिब्यूटरी रिवर और मेन रिवर मिलकर बनाती है ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, या अपवाह तंत्र, ठीक है। ये ट्रिब्यूटरी रिवर और मेन रिवर मिलकर क्या बनाती है? ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र। तो दुनिया के सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है, जिसकी सबसे ज्यादा ट्रिब्यूटरी यानी जिसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है वो कौन सी नदी बनाती है? वो बनाती है अमेजोन नदी, ठीक है। कौन सी नदी? अमेजोन नदी जो है वो बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, ठीक है। और इसी नदी के नाम पर इस देश में जो जंगल है उसका नाम अमेजोन के जंगल रखा गया, ठीक है, अमेजोन के जंगल। अमेजोन के जंगल इतने घने हैं, यहाँ पर इतनी वैरायटी के पेड़ हैं, ठीक है, कि इतनी वैरायटी के पेड़ हैं कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और वातावरण को साफ रखते हैं, एटमॉस्फेयर को बिल्कुल क्लीन रखते हैं ये, ठीक है। इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब करते हैं, इस कारण से इनको दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। अमेजोन के जो जंगल होते हैं, अमेजोन के जंगल को क्या कहा जाता है? दुनिया के फेफड़े कहा जाता है, ठीक है। तो तुम्हें ब्राजील के बारे में कितनी सारी चीजें पता चल गई, ठीक है। इसे सांपों का देश क्यों कहते हैं ये तुम्हें पता चल गया, क्योंकि यहाँ घने जंगल हैं और घने जंगलों में नीचे की तरफ गुप्त अंधेरा है, इसलिए यहाँ पर कीड़े मकोड़े, ठीक है, जितने भी जहरीले जीव जंतु हैं वो सब यहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इसे सांपों का देश, सांप बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। अमेजोन, अमेजोन जो साइट बनी है वो अमेजोन किसकी? अमेजोन नदी के नाम पर बनी है। तो जो अमेजोन नदी है वो अमेजोन नदी क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम बनाती है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कहाँ, कौन सी नदी में है? अमेजोन रिवर में है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, वो कौन सी नदी में है? अमेजोन नदी में है, ठीक है। और अमेजोन के जो जंगल होते हैं, अमेजोन के जंगल में एक ही प्रकार की लकड़ी नहीं मिलती है, ठीक है, वहां अलग अलग प्रकार की लकड़ियां मिलती है। इस कारण से अमेजोन के जंगल कभी कटे नहीं। क्यों? क्योंकि वही जंगल कटते हैं जहाँ अलग अलग वो एक ही वैरायटी की लकड़ियां मिले, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति जो है वो एक ही वैरायटी की लकड़ियां काटना पसंद करेगा, है ना। क्यों काटना पसंद करेगा? क्योंकि देखो जंगल कोई नॉर्मल इंसान नहीं काटता है, ठीक है, जंगल कौन काट रहे हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ठीक है, जिनको लकड़ियों की बड़ी तादाद में जरूरत है वो जंगल निपटाते हैं, ठीक है। व्यक्ति कितना काटेगा जंगल? उसकी औकात नहीं है इतने जंगल काटने की, ठीक है। तो वो फैक्ट्रियों ने काटे हैं। अब फैक्ट्रियों वालों को एक ही तरह के पेड़ चाहिए होते हैं और वो यहाँ मिलते नहीं, इस कारण से ये जंगल बचे हुए हैं। तो जो अमेजोन के जंगल हैं, अमेजोन के जो फॉरेस्ट हैं, अमेजोन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? संसार के फेफड़े, ठीक है, लंग्स ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड, संसार के फेफड़े, लंग्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, संसार के फेफड़े कहते हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ देखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात करें तो जो ब्राजील है, ब्राजील में काफी बहुत ज्यादा पैदा होती है, ठीक है। ब्राजील की अगर बात करें तो ब्राजील में क्या सबसे काफी बहुत ज्यादा पैदा होती है, ठीक है। तो ब्राजील में दो जगह है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन होता है, ठीक है। एक है तुम्हारा साओ पालो, ठीक है, एक क्या है तुम्हारा? साओ पालो है।
इसको कहा जाता है कॉफी की मंडी, ठीक है। साओ पालो जो है वो क्या है, कॉफी की मंडी। यहाँ पर कॉफी बहुत ज्यादा आती है। ये यहाँ पर है जगह। यहाँ दूसरे कलर से मैं बनाता हूँ, नीले पे कोई भी कलर नहीं चलता है, इतना तो तुम सबको पता होगा। वैसे तो रेडी थोड़ा बहुत आए तो आए, इसे मिटा देते हैं। आ गया, ठीक है। चलिए, हाँ। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एक जगह है, इस जगह का नाम है साओ पालो। साओ पालो, साओ पालो में ब्राजील की ज्यादातर कॉफी जो है वो यहीं पर आती है, ठीक है। इसको कैपिटल ऑफ कॉफी कहते हैं, कैपिटल ऑफ कॉफी, या कॉफी की मंडी इसे कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कॉफी की मंडी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कॉफी की मंडी कहाँ पर है, तो साओ पालो ब्राजील में है। कॉफी की मंडी कहाँ पर है, साओ पालो ब्राजील में है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कॉफी की मंडी या कैपिटल ऑफ कॉफी, ठीक है, साओ पालो। अब यहाँ पर जो है वो साओ पालो के नीचे की तरफ जाओगे, साओ पालो के नीचे की तरफ तुम जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा सेंटोस, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा, सेंटोस। तो सेंटोस से काफी जो है वो एक्सपोर्ट होती है, दूसरे देशों में भेजी जाती है कॉफी, ठीक है। तो काफी बंदरगाह की अगर बात करें या कॉफी पोर्ट की अगर बात करें तो वो कौन सा है, वो है सेंटोस। मैं इस तरफ लिख दे रहा हूं, सेंटोस। काफी बंदरगाह, ठीक है। तो सेंटोस जो है वो, सेंटोस क्या है, सेंटोस तुम्हारा काफी बंदरगाह है और कॉफी की मंडी या पोर्ट ऑफ कॉफी, पोर्ट ऑफ कॉफी, ठीक है। या कॉफी पोर्ट भी कह सकते हो तुम। तो कॉफी पोर्ट जो है वो कौन सा है, वो है सेंटोस, ठीक है। सेंटोस पोर्ट जो है वो कॉफी पोर्ट है, ठीक है। चलिए, तो ब्राजील के बारे में काफी कुछ तुमने जान लिया, ठीक है। ये ऐसी चीजें थी जो ब्राजील को लेकर थी। ब्राजील का जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल है, ठीक है। जो दुनिया के सबसे शानदार फुटबॉलर रहे हैं वो यहीं से रहे हैं, ठीक है। फुटबॉल यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है, ब्राजील के लोगों के खून में फुटबॉल है, ठीक है। इतना ज्यादा फुटबॉल, सबसे दुनिया के सबसे ज्यादा फुटबॉल लवर जो है वो तुम्हें यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। तो चलो, तो ब्राजील तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब ये मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट जैसे लेना है वो ले सकता है, ठीक है। और लिखना, लिखो तो ज्यादा बेटर रहता है। चलिए, इसको एक साथ ही निपटा देते हैं। अब घूमते हैं और दूसरे देशों में, ठीक है। चलिए, ब्राजील में तो तुम घूम लिए हो, अब अपन दूसरे देशों में चलते हैं, ऊपर के, ब्राजील के ऊपर के देश। तो याद करने के तरीके तो सब अपन ने बहुत अच्छे से देखे हैं। ये जो देख रहे हो ना, ये है तुम्हारा फ्रेंच गुयाना, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। अब फ्रेंच गुयाना बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। कैसे, फ्रेंच गुयाना इंपॉर्टेंट जगह ऐसे है कि यहाँ से उपग्रह यानी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। अब कईयों को ये पता नहीं होगा सैटेलाइट क्या होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, सैटेलाइट उन्हें कहा जाता है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अर्थ के सराउंडिंग जो घूमते हैं उन्हें सैटेलाइट कहा जाता है या उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। अर्थ के सराउंडिंग जो भी चीज घूमेगी वो उपग्रह कहलाएगी। ध्यान से सुनना, अर्थ के सराउंडिंग जो भी चीज घूमेगी वो सैटेलाइट या उपग्रह कहलाएगी। अगर तुमको भी जो है वो अर्थ के जो ऑर्बिट में छोड़ दिया जाए, यानी कि ये जो जिस पथ पे या जिस रूट पे ये घूमती है उसे क्या कहा जाता है, उसे ऑर्बिट कहा जाता है। अगर इस तुम्हें ऑर्बिट में छोड़ दिया जाए, तुम भी घूमने लगोगे और तुम भी सैटेलाइट कहलाओगे। कुछ भी पटक दो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ इस ऑर्बिट में, इस रोड पे अगर तुमने किसी भी चीज को लाके छोड़ दिया तो वो ऑटोमेटिकली घूमने लगेगी, ठीक है। बस एक स्पीड देके और छोड़ दो, वो फिर कभी नहीं रुकेगी, वो घूमते ही रहेगी, ठीक है। तो अर्थ के सराउंडिंग जो भी चीज घूमती है उसे क्या कहते हो, उसे तुम कहते हो सैटेलाइट।
ठीक है। अब सैटेलाइट को छोड़ा कैसे जाता है, तो सैटेलाइट को हम छोड़ते हैं रॉकेट से, ठीक है। ये रॉकेट है, ठीक है, जिसमें क्या भरा होता है, फ्यूल भरा होता है, ठीक है। अब ये रॉकेट के ऊपर की तरफ हम लगा देते हैं सैटेलाइट, ठीक है, ये सैटेलाइट लगा दिया, और ये रॉकेट में फ्यूल भरा है, इस फ्यूल को जलाओगे तो ये नीचे की तरफ प्रेशर डालेगा और ये रॉकेट ऊपर उठेगा, ठीक है, और ये जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में ले जाकर सैटेलाइट को छोड़ देता है, ठीक है। और ये सैटेलाइट के हम अलग अलग यूजेस करते हैं। तो जो सैटेलाइट छोड़े जाते थे, फ्रांस जो है वो, फ्रांस यहाँ से अपने सैटेलाइट छोड़ता, दुनिया के बहुत सारे सैटेलाइट यहाँ से छोड़े जाते हैं। हमने भी अपने कई सैटेलाइट यहाँ से छुड़वाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास शुरुआत में तो इतने सक्षम नहीं थे कि हमारे पास लॉन्च व्हीकल हो। लॉन्च व्हीकल यानी जो सैटेलाइट को छोड़ने वाला जो रॉकेट होता है ना, उसे लॉन्च व्हीकल कहते हैं, ठीक है। ये जो है, जो रॉकेट, जैसे तुम रॉकेट रॉकेट बढ़ाते रहते हो ना, ये बादल में देखा होगा कभी कभी धुएं की ऐसी पट्टी बन जाती है, ऐसी कि रॉकेट जा रहा है, एक्चुअल में वो रॉकेट ही जा रहा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम सैटेलाइट छोड़ते रहते हैं, तो ये सैटेलाइट को ले जाने वाला रॉकेट है ये, ठीक है। तो ये रॉकेट लेके जाता है, तो ध्यान रख। तो शुरुआत में तो हम गरीब थे, हमारे पास सैटेलाइट वो रॉकेट थे ही नहीं जो कि सैटेलाइट को छोड़ दे, तो फिर हम जो है वो फ्रांस से बोलते थे, फ्रांस फ्रेंच गुयाना से छोड़ता था। तो अगर किसी को भी देश को जो है अपने सैटेलाइट छुड़वाने हैं, तो वो फ्रेंच गुयाना लेके आए, वहां वो रॉकेट के ऊपर फंसाएंगे उसको और छोड़ देंगे अर्थ की ऑर्बिट में, ठीक है। तो इस तरह से अभी तक हमने हमारे सैटेलाइट फ्रेंच गुयाना से छुड़वाया। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। फ्रेंच गुयाना में, फ्रांस के पास में हर तरह के लॉन्च व्हीकल हैं। जैसे कि देखो, हर तरह के लॉन्च व्हीकल कैसे, कि भाई मान लो तुमको जो है वो कोई ज्यादा सामान लेके नहीं जाना है, तुम 3 चक्के वाले ऑटो में ले जा सकते हो, है ना। अब तुमको जो है मान लीजिए बहुत ज्यादा सामान लेके जाना है, तो 4 चक्के वाले जो छोटे से ट्रक आते हैं उनमें ले जाओ। और ज्यादा सामान लेके जाना है, बड़े बड़े ट्रक में, डंपर में लेके चले जाओ। और ज्यादा लेके जाना है तो 8 चक्के वाले में ले जाओ, है ना। तो जैसी चीज वैसा वाहन, है ना। तो 3 चक्के वाला कम का रहेगा, 4 चक्के वाला ज्यादा का रहेगा, 8 चक्के वाला और ज्यादा का रहेगा। ऐसे ही जो है वो सैटेलाइट भी होते हैं। अगर हल्के फुल्के सैटेलाइट छुड़वाने हैं और कम दूरी तक पहुंचाना है, तो हल्के फुल्के सैटेलाइट से काम चल जाता है। लेकिन अगर बहुत भारी सैटेलाइट पहुंचवाना है और लंबी दूरी तक लेके जाना है, मान लो दूसरे उपग्रह यानी मंगल पर लेके जाना है, तो फिर क्या करें, ठीक है। तो फिर किसी और से छुड़वाने पड़ते हैं। अब हमारे पास अगर 3 चक्के वाला ही ऑटो है और हमको जो है वो ट्रक की जरूरत है, तो आपको फिर किराए से लेके आना पड़ेगा। वैसे यहाँ भी था कि हमारे पास जो सैटेलाइट थे, हमारे पास जो रॉकेट थे, वो रॉकेट ज्यादा भारी चीजों को नहीं ले जा सकते थे, तो इसलिए फिर भी हमें फ्रेंच गुयाना आकर फ्रांस से रॉकेट छुड़वाने पड़ते थे, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमारे पास अच्छे अच्छे लॉन्च व्हीकल आ गए, जीएसएलवी जैसे लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये सब तुम्हें एमपीपीएससी में पढ़ने को मिलेगा, जीएसएलवी क्या है, पीएसएलवी क्या है, ठीक है। तो जीएसएलवी जो है, जीएसएलवी, ठीक है। तो जीएसएलवी एक ऐसा रॉकेट है जो कि बाहरी उपग्रह को ले जा सकता है, ठीक है। भारी मतलब हल्के फुल्के यानी कम भारी में तो समझना, ये जो है वो 5,000 ठीक है किलोग्राम वाले रॉकेट को ले जाने की क्षमता रखते हैं, वो उपग्रह को ले जाने की क्षमता रखते, इतने भारी। तो जीएसएलवी है। अब हम क्या है ना, हमारे पास टेक्नोलॉजी बड़ी शानदार है, ठीक है। और हमारे यहाँ के जो इंजीनियर है ना, वो इतने ज्यादा टैलेंटेड है ना कि वो बहुत कम पैसे में बहुत शानदार चीज बना देते हैं, ठीक है। तो नासा में जाके देख लो, आधे से ज्यादा भारतीय है, उसमें भारतीय इंजीनियर है, ठीक है, और आईआईटीएन है ज्यादातर। तो भारतीय ने जब यहाँ के जो बना है लॉन्च व्हीकल, तो ये इतने सस्ते हैं, यहाँ से तुमको सैटेलाइट छुड़वाना है बहुत सस्ते में छोड़ देगा। जैसे कि अगर ये कह रहा है सैटेलाइट छुड़वाने के मैं 100 रुपए लूंगा, तो भारतीय कहता है मैं 20 रुपए में ही छोड़ दूंगा, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति बेवकूफ है क्या 100 रुपए में छुड़वाएगा। तो दुनिया के अब देश जो है वो भारत के पास आते हैं कि यार हमारे सैटेलाइट छोड़ दो, हमारे सैटेलाइट छोड़ दो। यहाँ तक कि और भी इससे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अमेरिका, अमेरिका में क्या है, वहां पर सरकार का कोई ज्यादा जोर नहीं है, तुम अपने सैटेलाइट किसी से भी छुड़वाओ, कोई भी प्राइवेट कंपनी से छुड़वाओ। तो अमेरिका में किसी को सैटेलाइट छुड़वाना है, अपना सैटेलाइट लगवाना है, ठीक है। अब सैटेलाइट लगवाना है तो उसने अमेरिका में पूछा, तो उसने बताया कि भैया 1,000 रुपए लगेंगे, ठीक है। वहां पर फोन करके इंडिया में पूछा, तो इंडिया वाला कह दे रहा है कि ठीक है, जाओ 20 रुपए ही लगते हैं अपने यहाँ तो हर आदमी के, ठीक है।
तो उसने कहा ये सही है बाबा, यहाँ से यहाँ तक लेके चलो सैटेलाइट, बढ़िया प्लेन में बैठा के और 20 रुपए में यहाँ छुड़वा देंगे। तो अमेरिका में ही अमेरिका के लोग ही जो है वो यहाँ से सैटेलाइट छुड़वाते हैं। यानी सैटेलाइट छुड़वाने की इतनी लंबी वेटिंग है ना कि हम कहते हैं हाँ लोग अगले साल आना, अभी फुर्सत रहेंगे, ठीक है। तो इतना ज्यादा जो है वो एडवांस हो चुका है इंडिया। इसरो इसरो छोड़ता है ये। और एक वक्त था कि इसरो के पास जो है वो सैटेलाइट छोड़ने के लिए जो है कुछ भी नहीं था। तो साइकिल पे सैटेलाइट लेके गए थे, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा का तो शुक्रगुजार करो कि उन्होंने आज वो दिन दिखा दिया इंडिया को कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश जो है वो इंडिया से सैटेलाइट लेने के लिए सैटेलाइट छोड़वाने में लगे हैं। और एक वो भी समय था जब होमी जहांगीर भाभा ने इस चीज पर बात करी थी, तो लोग कह रहे थे अरे यहाँ खाने के पैसे नहीं है और तुम सैटेलाइट छुड़वा रहे हो। और वो आदमी इतना टैलेंटेड था कि उसने आज से 100 साल बाद की सोची थी, उस दिन से 100 साल बाद की सोची कि ये चीज आगे बढ़ेगी तो कितनी आगे बढ़ेगी, ठीक है। इन्होंने साइकिल पर रखकर सैटेलाइट लेके गए थे और एक चर्च पर जाकर और फिर सैटेलाइट छोड़ा था, ठीक है। लेकिन इन्हीं की देन है कि आज इंडिया इस क्षेत्र में इतना ज्यादा आगे है, ठीक है। तो फ्रेंच गुयाना से क्या छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, ठीक है। कहानी मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ ताकि तुम्हें ये जगह अच्छे से याद रहे। जब भी फ्रेंच गुयाना की बात आएगी तुम्हारे दिमाग में कुछ रहेगा कि अच्छा फ्रेंच गुयाना से कुछ है। जहाँ से कहानियां होती है वहां पे मैं जरूर बताता हूँ। चलो, तो फ्रेंच गुयाना से कौन सैटेलाइट छोड़ता है, तो फ्रांस जो है अपने उपग्रह छोड़ता है और दुनिया के भी छोड़ता है। फ्रांस उपग्रह या सैटेलाइट छोड़ता है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। चलिए, अब क्लियर आ रही है, अब क्लियर आ रही है। ठीक है ठीक है, ओके। चलिए, थोड़ा सा पीछे चला गया था इसलिए। हाँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वॉइस वॉइस में, है ना। चलिए, तो फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं ये सूरीनाम की, ठीक है। किसकी, सूरीनाम की, ठीक है। तो सूरीनाम की अगर बात करूं तो सूरीनाम जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। सूरीनाम के जो बंदरगाह हैं ये हीरे के लिए, यानी यहाँ के जो पोर्ट हैं वो पोर्ट किसके लिए फेमस है, ये पोर्ट जो है वो हीरे के लिए फेमस है, ठीक है। ये याद रखना, ये पोर्ट किसके लिए फेमस है, हीरे के लिए फेमस है। क्लियर है। चले, तो सूरीनाम की अगर बात करें, चलो क्लियर। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो फिर उसके बाद में बात करते हैं गुयाना। गुयाना भी हीरो के लिए फेमस है। ये दोनों जगह हीरो के लिए फेमस है। तो अभी तीन याद रखेंगे आप, कौन कौन से, फ्रेंच गुयाना। देखो ऐसे याद रखना बड़ा सरल है। देखो एक तरफ हो गया फ्रेंच गुयाना, एक तरफ हो गया गुयाना, है ना। कौन सा, एक हो गया फ्रेंच गुयाना और दूसरी तरफ हो गया कौन सा, गुयाना, ठीक है। तो फ्रेंच गुयाना, गुयाना और बीच में क्या हो गया, सूरीनाम, बीच में क्या हो गया, सूरीनाम, ठीक है। तो एक तरफ हो गया कौन सा, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना और दूसरी तरफ हो गया गुयाना और बीच में कौन सा हो गया, सूरीनाम, सूरीनाम, ठीक है। फ्रेंच गुयाना, गुयाना और सूरीनाम, याद होगा ये तीनों देश अच्छे से, आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। फ्रेंच गुयाना, गुयाना और सूरीनाम, ठीक है। चलिए भैया आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेनेजुएला। देखो ये जो नॉलेज है ना ये तुम्हें जीवन भर काम आएगा। तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर लेना, कोई भी चीज कर रहे हो, किसी भी फील्ड में जा रहे हो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ तुम अगर किसानी भी कर रहे हो ना तो भी इस नॉलेज के बेसिस पे तुम बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हो। तुम जिस भी फील्ड में जाओगे ना तहलका मचा के आओगे। क्यों, क्योंकि हर आदमी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहता है, लेकिन वो नॉलेज को एक्सपेंड नहीं कर सकता। वो एक छोटी सी बात नहीं समझता, अगर उसे हर चीज का नॉलेज होगा तो वो अपनी फील्ड में बेस्ट कर देगा, ठीक है। हर चीज का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो, तो फ्रेंच गुयाना, गुयाना और सूरीनाम, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं अगला वेनेजुएला की। तो वेनेजुएला अभी हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। वेनेजुएला बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, कारण क्या है कि वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला की इकोनॉमी तेल पर डिपेंड है, ठीक है।
अब हुआ क्या भैया, एक समस्या हो गई। अमेरिका ने बेचारे की माता पुजवा दी वेनेजुएला की। कैसी माता पुजवा दी, देखो पूरी इकोनॉमी यहाँ की तेल पे डिपेंड है, यानी कि ये पूरे देश का खर्चा चल रहा है कौन, तेल से, पेट्रोल डीजल से, ठीक है। ये पेट्रोल डीजल बेचता है और वहां से पैसा कमाता है, और जो देश पेट्रोल डीजल बेच के पैसा कमा रहा है वो बहुत रईस है, ठीक है। लेकिन याद रखना, पेट्रोल डीजल सीमित संसाधन है, एक दिन खत्म हो जाएंगे, और जिस दिन खत्म हुए ना उस दिन जितने तेल पर डिपेंड है ना वो सब फट्टे पर आ जाएंगे, ठीक है। लुंगी लपेटने के पैसे नहीं होंगे इन लोगों के पास। हाँ, तो वेनेजुएला की माता कौन ने पूछ दी, तो अमेरिका ने। कैसे, सुना, अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने सेल गैस का मतलब होता है जमीन के नीचे जो चट्टाने होती हैं उनमें गैस फंसी होती है, ठीक है। उस गैस को पाइपलाइन के थ्रू अगर आप निकाल लेते हो तो उस गैस से आप अपने ईंधन की जरूरत पूरी कर सकते हो। तो अमेरिका के पास लपक पैसा था, कहीं भी छेद कर दे उसे टेंशन नहीं है। तो अमेरिका ने जो है वो सेल गैस का प्रोडक्शन चालू किया। अब जब सेल गैस का प्रोडक्शन चालू किया तो तेल की डिमांड कम हो गई, ठीक है। तेल की डिमांड कम हो गई, जिस चीज की डिमांड कम हो जाए उस चीज का प्राइस भी कम हो जाता है, ठीक है। जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है उस चीज का प्राइस भी बढ़ जाता है, होता है ये, ठीक है। मान लो भाई कि तुमने जो है तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई तो तुम्हारी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। मोड़ियां मोड़ियों के रिश्ते आने लगेंगे अच्छी अच्छी, ठीक है। तुम कैसे ही दिखते हो कोई मायने नहीं रखता, तुम्हारी नौकरी लग गई तो मोड़ियों के रिश्ते आने लगेंगे। तो ऐसा यहाँ पर भी है, ठीक है। मोड़ी की नौकरी लग जाए तो वैसे भी लड़कियों के लिए तो दिक्कत नहीं होती है, लड़के लड़के की, बाकी के लड़के बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, ठीक है। तो वेनेजुएला, तो यहाँ पर भी हुआ क्या कि जब भैया सेल गैस का प्रोडक्शन बढ़ाया अमेरिका ने, तो इस गरीब के पास तो तेल था, तो तेल की जो डिमांड है वो कम हो गई। अब तेल की डिमांड कम हो गई तो यहाँ की इकोनॉमी धड़ाम से गिर गई। और जब इकोनॉमी गिरती है ना तो जो तुम्हारी जेब में, तुम भले ही अभी खूब पैसा वेला करके रख रहे हो, ठीक है, याद रखना तुम्हारी जेब का पैसा इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। तुमने 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए, देखो इकोनॉमी का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बताएंगे जब हम इकोनॉमी पढ़ाएंगे तुम्हें लगेगा ओ ऐसा होता है, पता ही नहीं था हमें तो, ठीक है। तुम्हारे पास मान लो 1 लाख रुपए है, ठीक है, लेकिन इकोनॉमी जो है वो गिर गई। इकोनॉमी गिर गई तो महंगाई बढ़ जाएगी, इकोनॉमी अगर गिरेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तुमने 1 लाख बेला करके रखा और चिल्ला रहा हमारे पास तो 1 लाख है, 1 लाख है, 1 लाख है। भाई 1 लाख जरूर है, ठीक है। पहले तुम 1 लाख में मान लो, ठीक है, हम कोई भी ऐसी चीज मान लेते हैं, चलो कंप्यूटर। 1 लाख में मान लो तुम जो है वो पहले 5 कंप्यूटर खरीद सकते थे, ठीक है, अच्छे अच्छे 5 कंप्यूटर खरीद सकते। अब महंगाई बढ़ गई, कंप्यूटर का रेट बढ़ गया, अब तुम 2 ही कंप्यूटर खरीद पा रहे हो। तो ये 1 लाख की वैल्यू कितने कंप्यूटर के बराबर होगी, सिर्फ 2 कंप्यूटर के बराबर। तुम सोच रहे हो कि हमारे पास 1 लाख, अरे तेरे पास 1 लाख नहीं है, वो आधा हो गया, वो पैसा वो 50,000 से भी कम हो गया है। क्यों, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, रियल में वो 50,000 से भी कम हो गया। तो याद रखना तुम्हारे जेब में रखा पैसा सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। इकोनॉमी ग्रोथ होगी, रुपए मजबूत होगा तो तुम्हारे जेब का पैसा भी मजबूत होगा, ठीक है। और अगर महंगाई बढ़ेगी तो तुम्हारे जेब का पैसा भी ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा, और वो कब शून्य हो जाए कब कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे वेनेजुएला में हुआ, वहां पर किराना भी लेके जाना, पैसों के गड्डी लेके जाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि वहां की इकोनॉमी गिर गई। समझ में आया, चलो। तो ये चीजें इतना तुम्हें समझ में आया, ठीक है। फ्रेंच गुयाना, गुयाना, सुरीनाम, वेनेजुएला। वेनेजुएला की इकोनॉमी किस पे डिपेंड थी, वेनेजुएला की इकोनॉमी थी आपकी तेल पे डिपेंड, ठीक है। फिर उसके बाद में कोलंबिया, फिर उसके बाद में क्या है तुम्हारा, फिर उसके बाद में है कोलंबिया, उसके बाद में क्या है तुम्हारा कोलंबिया, ये हो गया तुम्हारा कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया से कुछ भी रिलेट याद नहीं रखना, कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया जियोग्राफी में पढ़ेंगे जब आएगा कोलंबिया भी, ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं है। चलो, क्योंकि हमें हर देश की से रिलेटेड ढेरों चीजें हैं, लेकिन मैं सारी चीजें अगर बता दूंगा तो फिर कंफ्यूजन पैदा ज्यादा होगा, और वो बताने के चक्कर में जियोग्राफी के चीजें बतानी पड़ेंगी। 2 मिनट रुकना। तो आवाज आ रही है, चलो। तो कौन कौन सा, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, सुरीनाम, वेनेजुएला और कोलंबिया। अब जरा अपन एक बार रफ मैपिंग कर लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए तुम्हें, ठीक है।
झकाझक तरीके से याद हो जाए उसके लिए अपन को रफ मैपिंग करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर करते हैं। चलो बताना, अब जरा एक्टिव हो जाओ, जब कमेंट्स में आ जाओ, ठीक है, सब जरा कमेंट्स में आ जाओ, एक्टिव हो जाओ, ठीक है। चलो धड़ा आंसर दे रहा, ठीक है। पहले मैं गोले बना दे रहा हूँ, उनमें नंबर लिखूंगा, फिर मैं तुमसे पूछूंगा किस नंबर पर कौन सा देश है, ठीक है। वैसे तो तुम बहुत तेज एक्टिव हो, ठीक है। चलो बताओ 3 नंबर पर कौन सा देश है, 3 नंबर पर कौन सा देश है, 3 नंबर पर, 3 नंबर पर कौन सा देश है, जल्दी जल्दी, 3 नंबर पर, 3 नंबर पर, जल्दी 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 फुर्ती में आंसर दे देना। देखते हैं, पहले नंबर पर मोनिका नागर ने आंसर दिया है, ठीक है। मोनिका नागर, दीपिका साहू, साक्षी कौर, कुसुम अहिरवाल, शुभम साहू, ठीक है ठीक है ठीक है। दीपिका ने गलत आंसर दिया है, साक्षी ने भी गलत आंसर दिया है, ठीक है। 3 नंबर पर है गुयाना, ठीक है, क्या है, गुयाना 3 नंबर पर है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है वो बताओ 5 नंबर पर क्या है, 5 नंबर पर क्या है, 5 नंबर पर, 5 नंबर पर क्या है, जल्दी 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 आंसर, जल्दी आंसर, जल्दी आंसर। 5 नंबर पर क्या है, 5 नंबर पर क्या है, बहुत शानदार। 5 नंबर पर, 5 नंबर पर क्या है, 5 नंबर पर है कोलंबिया, 5 नंबर पर क्या है, कोलंबिया, ठीक है। 5 नंबर पर क्या है, कोलंबिया, वेरी गुड वेरी गुड। 5 नंबर पर है कोलंबिया, ठीक है। फिर उसके बाद में बताओ 1 नंबर पर क्या है, 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 1 नंबर पर, वेरी गुड। 1 नंबर पर है फ्रेंच गुयाना, 1 नंबर पर क्या है, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। 1 नंबर पर फ्रेंच गुयाना। 2 नंबर पर क्या है, 2 नंबर पर, 2 नंबर पर क्या है, 2 नंबर पर, 2 नंबर पर, वेरी गुड वेरी गुड। साक्षी, दीपिका, सही आंसर दे रहे हो सब, कुसुम अहिरवाल, बहुत शानदार आंसर दे रहे हो, ठीक है। भूमि, हाँ। 2 नंबर पर क्या है, 2 नंबर पर है सूरीनाम, 2 नंबर पर क्या है, सूरीनाम है, 2 नंबर पर क्या है, सूरीनाम है, वेरी गुड। 2 नंबर पर है सूरीनाम, बहुत शानदार आंसर दे रहे हो, ठीक है, सूरीनाम। 4 नंबर पर क्या है, 4 नंबर पर, 4 नंबर पर, 4 नंबर पर क्या है, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, सही जा रहे हो। 4 नंबर पर है वेनेजुएला, वेनेजुएला वेनेजुएला वेनेजुएला, ठीक है, बहुत सही आंसर दे रहे हो। 4 नंबर पर क्या है तुम्हारा, वेनेजुएला, ठीक है। इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आंसर नहीं दे रहे। राजकुमारी ने तो दिया है, पायल गौर, ठीक है। उसके बाद में शुभम भी दे रहा है आंसर, दीपिका भी दे रही है, प्रियंका, कुसुम, परी, वाह यार, मैक्सिमम लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार, अच्छा लगता है इतने सारे लोग आंसर दे रहे हैं तो। हाँ चलिए, यानी कि आपको इतने देश बहुत अच्छे से याद हो चुके हैं, है ना। इतने देश में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, इतने देशों में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत शानदार। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो है ये देश, इसका नाम है क्या, इक्वाडोर, इसका नाम क्या है, इक्वाडोर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर। तो इक्वाडोर की बात करूं तो इक्वाडोर से जो है वो
तो इक्वाडोर से क्या निकलती है, इक्वेटर निकलती है, या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा निकलती है। अभी 3 लाइनें बताई थी, तो इक्वाडोर से कौन सी लाइन गुजरती है, इक्वेटर गुजरती है। ठीक है, इक्वाडोर से कौन सी लाइन गुजरेगी आपकी, इक्वेटर गुजरेगी या भूमध्य रेखा गुजरेगी। ठीक है, चलो फिर उसके बाद में नीचे चलते हैं। तो इक्वाडोर, इक्वाडोर के नीचे क्या है, पेरू। इक्वाडोर के नीचे क्या है तुम्हारा, पेरू। इक्वाडोर के नीचे क्या है तुम्हारा, पेरू। ठीक है, फिर उसके बाद में पेरू के नीचे देखोगे तो पेरू के नीचे है बोल्विया। पेरू के नीचे क्या है तुम्हारा, बोल्विया। ठीक है, पेरू, पेरू के नीचे क्या है तुम्हारा, बोल्विया। ठीक है, चलो पेरू और पेरू के नीचे बोल्विया। ठीक, अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर अगर बात करें तो चिली, तांबे के सबसे बड़े भंडार दुनिया के यहीं मिलते हैं, यहाँ पर तांबा बहुत ज्यादा मिलता है, तांबा। ठीक है, चिली, चिली देश दिख रहा है, ये क्या है, चिली। तो कौन कौन से, एक बार और देखो, पेरू, बोल्विया और चिली। ठीक है, 3 देश याद रखना है, कौन कौन से, पेरू, बोल्विया और चिली। ठीक है, पेरू ये हो गया आपका, पेरू ये हो गया आपका, बोल्विया और ये हो गया आपका चिली। ठीक है, तो पेरू, बोल्विया और चिली, पेरू, बोल्विया और चिली। ठीक है, तो 3 देश ही हो गए, पेरू, बोल्विया और चिली। ठीक है, 3 से ज्यादा याद नहीं करते हैं अपन, 3 देश। ठीक है, अब देखो, ये है तुम्हारा कौन सा, उरुग्वे, और ये है तुम्हारा पराग्वे। ये कौन सा है, उरुग्वे, और ये कौन सा है, पराग्वे। ये दोनों ही जो है वो फुटबॉल के पहले वर्ल्ड कप जो है वो उरुग्वे में हुआ था, और हुआ किस किस के बीच था, उरुग्वे और पराग्वे के बीच। यहाँ पर फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप हुआ था, फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप। ठीक है, फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप जो है वो किस किस के बीच में हुआ था, उरुग्वे और पराग्वे के बीच में हुआ था फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप। क्लियर है, तो फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप जो है वो उरुग्वे और पराग्वे के बीच में हुआ था। ये उरुग्वे है, ऊपर का क्या है, पराग्वे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में अगला देखते हैं, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में गेहूं बहुत ज्यादा पैदा होता है। ठीक है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है, कौन सा है, अर्जेंटीना। तो ये हो गया आपका अर्जेंटीना। ठीक, तो कौन कौन से हो गए, अभी अपन ने देखे पेरू। ठीक है, पेरू के बगल में बोल्विया, बोल्विया यहाँ पर क्या है, चिली। ठीक है, पेरू, बोल्विया और चिली। फिर उसके बाद में क्या हो गया, उरुग्वे हो गया और पराग्वे हो गया। ठीक है, नीचे की तरफ उरुग्वे, ऊपर की तरफ पराग्वे, और यहाँ पर क्या हो गया, अर्जेंटीना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, अर्जेंटीना। अब एक बार हम ब्लैंक मैप भरते हैं ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब हम ब्लैंक मैप भरते हैं, खाली मैप। अब अपन भरेंगे खाली मैप, तो ध्यान से देखिएगा जरा। अब जरा नाम बताते जाएं। इसका नाम क्या है, इसका नाम, इस देश का नाम क्या है, जल्दी बताओ कमेंट्स बॉक्स में, इस देश का नाम क्या है, इस देश का नाम क्या है, जल्दी 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 जल्दी, इस देश का नाम क्या है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो, एक पायल को छोड़ के सब आंसर दे रहे हैं। ठीक है, पायल समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हारे, समझ में नहीं आ रहा है क्या, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ। हाँ, तो इस देश का नाम क्या है, ब्राजील। इस देश का नाम क्या है, ब्राजील। वेरी गुड। चलिए, ये देश का नाम क्या है, इस देश का नाम बताएंगे आप, इस देश का नाम क्या है, जल्दी, इस देश का नाम क्या है, इस देश का नाम क्या है। बहुत शानदार, शानदार, फ्रेंच गुयाना, बिल्कुल सही। इस देश का नाम क्या है, फ्रेंच गुयाना। इस देश का नाम क्या है, फ्रेंच गुयाना। ठीक है, चलो फिर उसके बाद में
फ्रेंच गुयाना। फिर उसके बाद में ये वाला देश कौन सा है? ये वाला देश, ये वाला देश कौन सा है? ये वाला देश, जल्दी बताओ, ये वाला देश कौन सा है? बहुत शानदार जवाब, ठीक है, बिल्कुल गुयाना। ये वाला देश कौन सा है? गुयाना, ठीक है। फिर बीच में कौन सा है? बीच का देश कौन सा है? जल्दी बताओ, बीच का देश कौन सा है? बहुत शानदार जवाब आ रहे हैं। बीच का देश का नाम क्या है? सूरीनाम। बीच के देश का नाम क्या है? सूरीनाम। बीच के देश का नाम क्या है? सूरीनाम। बीच के देश का नाम क्या है? सूरीनाम। बहुत शानदार। ये देश, इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम क्या है? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। वेनेजुएला। क्या है? वेनेजुएला। इस देश का नाम क्या है? वेनेजुएला। इस देश का नाम क्या है? वेनेजुएला। इस देश का नाम क्या है? वेनेजुएला, ठीक है। चलिए, वेनेजुएला। फिर उसके बाद में बहुत शानदार, ये कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? बहुत सही, बहुत सही, कोलंबिया। ये कौन सा देश है? कोलंबिया। कोलंबिया, ठीक है। ये कौन सा देश है? ये है तुम्हारा कोलंबिया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कोलंबिया। ये कौन सा देश है? ये वाला कौन सा देश है? ये जल्दी बताओ कमेंट्स में, ये कौन सा देश है? बहुत शानदार, ये है तुम्हारा इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर, बहुत शानदार जवाब दे रहा है, इक्वाडोर। ये कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? बहुत सही, बहुत सही, बहुत ही शानदार जवाब आ रहे हैं सबके। पेरू। ये कौन सा देश है? पेरू। पेरू। ये कौन सा देश है आपका? पेरू, पेरू, बहुत सही। फिर उसके बाद में ये कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? बहुत सही, ये है बोल्विया। ये कौन सा देश है? ये है आपका बोल्विया। ये कौन सा देश है आपका? बोल्विया। ये कौन सा देश है? बोल्विया। चलो, फिर उसके बाद में ये कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? चिली। ये कौन सा देश है? चिली। ये कौन सा देश है आपका? चिली। बहुत सही, बहुत सही, चिली। फिर उसके बाद ये कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? जल्दी बताओ, ये कौन सा देश है? ये है आपका पराग्वे। कौन सा है? पराग्वे। ये कौन सा देश है? ये ये कौन सा देश है? उरुग्वे। ये कौन सा देश है? उरुग्वे। ये आपका उरुग्वे, ठीक है। फिर ये कौन सा देश है? ये वाला कौन सा देश है? ये आपका अर्जेंटीना। ये कौन सा देश है? ये है आपका अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये हो गया अर्जेंटीना, क्लियर। चलो, बहुत शानदार, सबका उम्दा प्रदर्शन रहा, सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। तो मैंने कहा था ना 11 बजते बजते तुम्हें पूरा साउथ अमेरिका याद हो जाएगा, और हमने हमारा वादा पूरा किया। अब जरा इस साउथ अमेरिका को देख लो, कोई भी ऐसा देश जो कि तुम्हें नहीं पता हो तो बोल दो, ठीक है। कोई भी है साउथ अमेरिका का ऐसा देश जो तुम्हें नहीं पता हो?
अब एक एक देश के बारे में तुम जानते हो, और यहाँ पर तुमने पूरी दुनिया घूम ली है, ठीक है। एक एक दुनिया के देश तुम्हें याद हो चुके हैं, ऐसा कोई सा देश नहीं है जो कि तुम्हें याद ना हुआ हो, ठीक है। अब जरा एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं जिससे कि ये पता चल जाए कि कितने लोगों को कौन कौन सी जगह याद हैं, ठीक है। ये भी पता चल जाएगा। चलिए, तो आप बताइए मुझे, मैं एक देश का नाम बोलूंगा, तुम बताना वो किस महाद्वीप में है, ठीक है। मैं देश का नाम बोलूंगा तो मुझे बताना कमेंट्स में कि वो किस कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। एक देश। चलो, तो देश का नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक किस कॉन्टिनेंट का देश है? मोजाम्बिक जो है वो किस महाद्वीप का देश है? एशिया का, यूरोप का, अफ्रीका का, उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का? जल्दी जल्दी आंसर बताओ, फटाफट आंसर आने चाहिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मोजाम्बिक जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, मोजाम्बिक। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ठीक है। चलो, बताना जरा मुझे कि क्यूबा, क्यूबा देश जो है वो, क्यूबा देश कहाँ का देश है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह, ठीक है, एशिया, यूरोप? क्यूबा, क्यूबा। हम्म, क्यूबा कहाँ का देश है? क्यूबा, क्यूबा। क्यूबा जो है वो कैरेबियन द्वीप समूह का देश है। क्यूबा जो है वो कैरेबियन द्वीप समूह का देश है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका में नहीं आता है कैरेबियन द्वीप समूह। कैरेबियन द्वीप समूह मिडिल अमेरिका में आता है, मध्य अमेरिका में आता है कैरेबियन द्वीप समूह, ठीक है। कल जो मैंने मैप बताया था उसमें मैक्सिको से लेके नीचे तक की जो चीजें थी वो सब मिडिल अमेरिका या मध्य अमेरिका का पार्ट होती है, ठीक है। चलो, अब आगे देखते हैं, आगे बताना तो मुझे बता, पोलैंड, पोलैंड किस महाद्वीप का देश है? पोलैंड, पोलैंड किस महाद्वीप का देश है? जल्दी, पोलैंड किस महाद्वीप का देश है? जल्दी 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 जल्दी। बहुत शानदार जवाब, जल्दी से दो। पोलैंड जो है वो, पोलैंड किस महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का देश है पोलैंड, ठीक है। चलो, फिर बताना, मंगोलिया किस महाद्वीप का देश है? मंगोलिया, मंगोलिया किस महाद्वीप का देश है? मंगोलिया किस महाद्वीप का देश है? बिल्कुल सही, एशिया महाद्वीप का, ठीक है। अब जिनने नहीं पढ़ा है वो बढ़िया पुरानी रिकॉर्डिंग में जाओ, रिवीजन की क्लासेस करो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो कि मस्ट है, तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें जो है वो पूरी दुनिया हमने घुमा दी है। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया ही है, मगर फिर भी मैं ऑस्ट्रेलिया तुम्हें बताऊंगा एक बार, ठीक है। चलो, अब उसके बाद देखो, इन क्लासेस में मैं ये बार बार बोलता हूँ, इन क्लासेस में हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो कि ज्यादा सबके समझ में आए, ऐसे टॉपिक, ठीक है, जो बहुत बड़े भी ना हो, बहुत छोटे भी ना हो, ठीक है। अगर तुम्हें सारी चीजें पढ़नी है, तो पूरा सिस्टमेटिकली पढ़ना है, तो तुम फिर एमपीपीएससी की क्लासेस में जाना, ठीक है। वहां पर एक एक चीज पढ़ेंगे अपन सिस्टमेटिकली। यहाँ पर मेनली फोकस मेरा होता है एक ही दिन में एक पूरा टॉपिक कंप्लीट कराना, ठीक है। यहाँ पर हम एक एक चीज को डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ सकते, कारण क्या होता है कि यहाँ रोज नए बच्चे जुड़ते हैं, तो जो भी नया बच्चा है वो पहली क्लास भी ले तो उसे चीजें समझ में आनी चाहिए, मेरा ये फोकस होता है इन क्लासेज में। और आपको पूरा सिस्टमेटिकली पढ़ना है तो वो सिस्टमेटिकली के लिए आप एमपीपीएससी की क्लासेस ज्वाइन करें, ठीक है। फीस भी शायद बहुत ही कम है उसकी, सिर्फ 500 रुपीज है साल भर की फीस, ठीक है। इससे सस्ता कोई नहीं है, आजकल KG1 के बच्चों की फीस होती है मंथली है, ठीक है। हम ईयरली ले रहे हैं क्योंकि बस फोकस यही है कि सीरियसनेस बनी रहे उन क्लासेस में, ठीक है। जैसे फ्री का तुम हाल यहाँ देख सकते हो,
फ्री के ये नुकसान होते हैं। 284 लोग जुड़े हुए हैं इन क्लास से, 11 लोग क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो ये नुकसान होता है फ्री का, ठीक है। थोड़ा भी पेड करता है व्यक्ति तो क्लास लेता है। चलो मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त।